हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ ही संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में आपको याद रखना है अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन मेरे दोस्त 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, प्रत्येक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है जिसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ा करता हूं। और वो क्वेश्चन ये है, इसमें बहुत सारे लोग सही आंसर दिए हैं, कुछ का आंसर गलत भी हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही और सटीक होगा मेरे साथी। तो क्वेश्चन 50 नंबर का जो क्वेश्चन था वो ये रहा, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है ना। सौर परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना या क्लाउडेड परिकल्पना। अगर इसमें हम बात करें तो चलिए निहारिका परिकल्पना बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर होगा मेरे साथी। कुछ बच्चे यहाँ पे सही कर गए हैं, चलिए ठीक है। तो आज के टेस्ट सीरीज का हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे और दिख रहा है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ऑप्शन आप देखिए क्या इसका सटीक आंसर होगा। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है। चलिए, समलवन रेखा, समभारिक रेखा और समतड़ित झंझावात रेखा या समकालिक रेखा। याद रखेंगे तो बराबर मतलब सम और यात्रा के समय, समय माने काल, यानी बराबर यानी समय मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो आंसर होगा मेरे दोस्त समकालिक रेखा। क्या होगा? समकालिक रेखा, जो आपके ऑप्शन डी में दिख रहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। गोदावरी नदी, पता होगा आप दक्षिण भारत की सब नदियां हैं, है ना। नदी अपवाह बेसिन भारत में या भारत के निम्नलिखित में से किस किस यानी कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। देखेंगे कहां कहां है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु देखना है। उसके बाद है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। उसके बाद कहता है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु, है ना, याद रखना है। उसके बाद देखना है कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश, ध्यान देना है। यहाँ पे आपको देखना ये मेरे साथी कि जहां भी ये जो है केरल और कर्नाटक होगा वो कट जाएगा, ध्यान देना है। क्योंकि गोदावरी कैसे कैसे बहती है उसका ऑप्शन आपको मैं भी पहले बता देता हूँ। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, याद रखेंगे। यानी आपका ऑप्शन बी। मैंने कहा कि केरल और कर्नाटक नहीं होना चाहिए, तो देखिए पहला में केरल आ गया, कट गया। दूसरा में नहीं है तो सही हो गया। तीसरा में फिर केरल आ गया, चलिए। और अगले वाला में देखिए कर्नाटक दे रहा है। याद रखना है बी आपका ऑप्शन बिल्कुल इसको सही है। ये भारत की नदियों से और नदियों में क्षेत्र से ये क्वेश्चन रहा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, देखिएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान से, यानी मैं बताया था कल भी कि राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन आपका सुनिश्चित किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, है ना। तो प्रत्येक राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान कहीं 8 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 1 भी हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, जितना आपको संभव हो उतना एक्सप्रेस में आप इसका आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है। मौसम में अंतर होता है, इसका मतलब है कि वहां पे तापमान और वहां का वर्षा, ये दोनों क्षेत्र में जो है आपका अंतर देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होगा। भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के पहाड़ी क्षेत्र, भारत के द्वीप, भारत के अंदरूनी भाग, भारत के अंदरूनी भाग, यानी ध्यान रखिएगा जो पहाड़ यानी पर्वतीय क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र दोनों से दूर हो और ये बीच वाला भाग हो, यहाँ तापमान और वर्षा का भी अंतर देखा जाने को मिलता है। इसलिए आप समझ जाइए कि भारत के अंदरूनी भाग जो है यहाँ पे मौसमी आपको अंतर दिखाई देगा। इसलिए आपका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन ये है मेरे साथी, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त की गई थी? याद रखना है कि इसमें जितना भी सब अधिनियम है देखना है 1858 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें दे रहा 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए इसमें सारा के सारा वीआईपी चार्टर अधिनियम दिए हुए मेरे साथी। आप अपने है ना, आप पॉलिटी वाले अगर आप सेक्शन में जाएंगे अधिनियम पढ़ेंगे या हिस्ट्री जब आप खोलेंगे तो हिस्ट्री में भी ये पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है। ध्यान रखना है ना, जब आधुनिक भारत में ये मिलेगा पढ़ने को। इस पूरे सेशन को जो आप देख रहे हैं तो आप जो है इस अधिनियम को आप बड़ी अच्छे तरीके से आप सभी का अध्ययन कर लेंगे है ना, बारीकी से। और इसका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार एसआई में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सचिव का जो है नियुक्ति वो कौन से अधिनियम से हुआ था, तो वो 1858 का भारत शासन अधिनियम से मिलता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी? 1951 देखिएगा प्रथम संशोधन है ना, 6ठी अनुसूची को, 7वीं को, 9वीं को या 12वीं को। तो ये जोड़ा गया था मेरे साथी, आप देख लीजिए 9वीं को जोड़ा गया था सबसे पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेना है फटाफट। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 का सी, डी, ई और जी। ध्यान देना है, तो ये जो आवागमन की जो बात कहा जा रहा है वो अनुच्छेद 19 का डी में बिल्कुल इसकी बात सुनिश्चित की गई है कि आप देश के किसी भी कोने में कभी भी आप आवागमन आ जा सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद डी में मिलता है। देखिएगा ये जो है अनुच्छेद 19 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी तक आप इसको देख लेंगे मेरे साथी, है ना, बिल्कुल ये इतना में से। अब जो है 19, 18, 17 से ज्यादातर पूछता ऐसे है 19 का ए, बी, सी, डी कर करके, तो आप इसको ज्यादा नहीं 19 के जी तक आप देख लेंगे, बहुत इजी है ना। ऐसे मैं चैप्टर वाइज में आऊंगा तो इसको समझाने का प्रयास करूंगा। चलो ठीक है, अभी आप एक्सप्रेस मेल में चल रहे हैं इसलिए आपका ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपने स्वीकृति देने का बाध्यकारी बना दिया है? अब कहता है कि 15वां, 24वां, 42वां या 44वां कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में? तो याद रखिए मेरे साथ, ये जो किया गया है ये कार्य मूल रूप से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया है। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हुआ। आगे क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा फटाफट। चलिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और ऑप्शन को देखिए कौन सही और सटीक है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग, कहां बोल रहा है, पंचायतों में वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? मुख्यमंत्री को, राज्य के गवर्नर को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य वित्त मंत्री को? ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 कंफ्यूजन वाला है। ये राज्य में पंचायत का बात कर रहा है तो वहां होंगे आपके राज्य के गवर्नर को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये रहा। चलिए अगले बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति या कार्य मंत्रणा समिति? तो इसका जो आंसर होगा मेरे साथी वो होगा आपका प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा संसदीय समिति के रूप में जाना जाता है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार हुआ। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखते हैं साथी क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसको आप लोगों ने आंसर लगाया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? जिनको पढ़ा हुआ होगा देखेंगे, जो ऑफलाइन में हमेशा पढ़ते रहते हैं वो आपको 1-2 दिन पहले भी पढ़े होंगे, ध्यान होगा तो बन जाएगा, है ना। जुलाई कहता 1951,
2 फरवरी 1951, 6 अगस्त 1952 और 16 अप्रैल 1952। पिछले वीडियो में सिर्फ दिए हुए था अगस्त 1952, लेकिन यहाँ तो पूरा खोल दिया पैटर्न। 6 अगस्त 1952 को इसकी गठन की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता यानी आंदोलन, सामाजिक सेवा के संबंध में ज्ञान हो। मतलब इन क्षेत्रों से विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं? कहता है 1/3, 1/6, 1/10 या 1/12। तो याद रखना है आपको क्या है, 1/6 इसकी आंसर सुनिश्चित की जाती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं, फटाक से एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार। बता सकते हैं आप? तो ऐसे जो आपका क्वेश्चन वैधानिक अधिकारों का जो प्रश्न है वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में लाए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपने देखा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। वेग का वित्तीय सूत्र क्या है? देखिए कह रहा है एमिल्ट इनवर्स 1, एमिल्ट इनवर्स 2, एमिल्ट इनवर्स 1, एमिल्ट इनवर्स 1। याद रखना है इसका वेग का जो हो जाएगा आपका एमिल्ट इनवर्स 1। बिल्कुल इसका आंसर ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 14 का ए होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 15 क्वेश्चन कहता है जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? कितना नीचे रहता है? देखिएगा 1/9 भाग, 9/10 भाग, 4/5 भाग या 4/9 भाग। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा बिजी क्वेश्चन है, हमेशा ही क्वेश्चन आता रहता है। अब इसका आंसर होगा बी 9/10 भाग। चलिए फटाफट आंसर लगाते चलिए, आप लोग भी देखते चलिए, क्वेश्चन भी देखिए और ऑप्शन भी देखिए। आप लोग भी हमसे पहले आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे परावैगनी भी है, रेडियो तरंग भी है, अवरक्त, ये तीनों के तीनों जो है वो आपका विद्युत तरंग विद्युत चुंबकीय है। कौन नहीं है? तो कैथोड किरणें जो हैं ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसीलिए आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इजी क्वेश्चन है, बड़ा बिजी क्वेश्चन है। आ गया, प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 17 मीटर। कितना होता है? 17 मीटर। इसमें 17 मीटर नहीं है, लेकिन आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन देख लीजिए, 16.6, 19, 21 या 25 मीटर। कौन हो सकता है? तो आपका आंसर हमेशा आता होगा कि 17 मीटर। एग्जैक्टली आंसर में अगर आप जाते हैं तो देखिएगा 16.6 मीटर। 16.6 के बाद अगर उसको हम बात करते हैं तो उसको 17 में ही बोला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ ए 16.6 मीटर इंपॉर्टेंट है और आपका यही सही होगा, और या लगभग में रहेगा था 17 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है? जो सत्य है उसी के बारे में बात करेंगे। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान, धारा क्या होगा? समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, श्रेणी क्रम रहेगा था, और यही उलट जाएगा कैसे में? समानांतर क्रम में। देखिए उल्टी देता है, समानांतर क्रम के समूहन में बोल्टता समान होना चाहिए। देखिए यहाँ बोल्टता भिन्न भिन्न है तो बोल्टता समान होना चाहिए, है ना। और अभी यहाँ पे देख लेंगे समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है, ये बिल्कुल बात सही है। यानी कि श्रेणी क्रम से क्वेश्चन एक हमेशा आता है या फिर समानांतर, ये दोनों बात आप इसमें लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन और आंसर भी इसी में लिखा हुआ है, तो ज्यादा ध्यान रखना है। यह स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 1 नंबर सही और 2 नंबर सही। ऑप्शन देखेंगे 1 तथा 2, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए क्लियर।
अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? समांग मिश्रण का उदाहरण है तो देखिएगा चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये बिल्कुल सही है। ये क्या लिखा? हवा, हवा नहीं होगा, हवा, बिल्कुल ये बात भी सही है। बारूद समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, कुहासा भी समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो 1 और 2, चलिए 1 और 2 है, ये नहीं है, हाँ है जी। आपका ऑप्शन डी में 1 और 2 है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 और डी, 1 और 2, इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है, ये ऑप्शन आपका डी में होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए हम जो निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप जानबे करते होंगे, कौन नहीं है? साफा दिख रहा है, डी में आंसर है आपका फोटोन, इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्या देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है, देखना है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, गलत जवाब हो गया जी। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, बिल्कुल सही बात है जी। तो एक ही को सही खोज रहा है, इसमें मिल ही गया। चलिए ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दंत पेस्ट का एक अवयव है, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल बात यहाँ पे सही मिल गया, आपका ऑप्शन बी में ही सही मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सभी लोग जानते होंगे, कार्बन मोनो, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है, कने है। तो आपका देखिए साफा मिल गया यहाँ पे, है ना। कहता है CO प्लस H2O, ये नहीं होगा, है ना। CO2 प्लस H2, ये भी नहीं होगा, है ना। CO2 H2O, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही है ना। CO प्लस H2, ये तो आपको जल गैस बहुत पहले आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध कौन सा है? अम्लीय हो जाएगा और क्या। चलिए यहाँ पे देखिए, यह अम्लीय प्रकृति का है, यह क्षारीय प्रकृति का है, एक ऑक्सीकारक है, यह एक अपचायक है। चलिए ये सब कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होगा, यह एक अम्लीय प्रकृति का होगा। 23 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघटक से बना है, संघनक से बना है? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा एसिटेल्डिहाइड, यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामीन तथा फॉर्मेल्डिहाइड। ये वाला बात गलत है, तो बनता किससे भाई? तो ये बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखना आपका क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रशीतन मतलब कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? तो जीवाणुओं को मार देता है? नहीं जी। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का दर कम करता है? बिल्कुल बात सही है। एंजाइम क्रिया नष्ट करता है? ये भी गलत है। खाद्य पदार्थों का बर्फ की परत से ढक देता है? ये भी गलत है। कौन प्रक्रिया सबसे सटीक है? तो ऑप्शन बी नंबर का प्रक्रिया जो है यही हमारे कारगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? फॉस्फिन, हाइड्रोजन साइनाइड, मेथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। देखेंगे ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बिल्कुल प्रदूषक में प्रमुख हैं, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति, कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमी, बायोनोमिटिक या बायोनोमिक्स। तो इसको कहा जाता है बायोनोमिक्स। क्या कहते हैं? बायोनोमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? तो खटमल है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर भी कीट है, मकड़ी नहीं है। इसके लिए वो सटीक बात बताते हैं आपको कि कौन कीट है या कौन कीट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कितने पैर वाला, जो 6 पैर के होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो वे कीट होंगे। और 6 पैर से कम या 6 पैर से ज्यादा पैर वाला अगर होगा तो वो कीट नहीं होंगे। इसलिए मकड़ी जो होता है इसका कितने पैर होते हैं? इसका 8 पैर होता है, इसलिए वो कीट के समूह से बाहर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, वो सब कॉन्सेप्ट है आप जानने का, क्वेश्चन छाटने का, और कोई बात नहीं है ना। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करता है। काय खातिर? जल के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, भोजन के लिए या छाया के लिए। इसका सटीक और सही आंसर होगा आपका यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी कि प्रकृति से प्राप्त उसके लिए जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं वो जो है एपीफाइट्स कहलाते हैं, और दूसरे पौधों पर, दूसरे जीवों पर अपना यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं। उसे पौधे को हम क्या कहते हैं? एपीफाइट्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या दोनों का, यानी बी और सी का। तो देखिएगा कोशिका जो झिल्ली होता है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है, इसीलिए आंसर आपका बी और सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। बी और सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला कवक है भैया एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? देखेंगे नील हरित शैवाल मिलाएंगे तब, या गोबर के साथ, यूरिया के साथ, या मॉस के साथ। याद रखिएगा तो ये मिलाया जाएगा नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल मिलाएंगे तो एजोला एक प्रकार का अच्छा उर्वरक बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कहता है कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? पढ़ना है, प्रोटीन को पेप्टोन में, या प्रोटीन को पेप्टाइड में, या प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, स्टार्च को ग्लूकोज में, किस में हो सकता है? ध्यान रखना है, समझे कि नहीं? तो ये जो होगा मेरे साथी, या ये होगा आपका सी बिल्कुल सही, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर, फल, सब्जियां या मिठाई? तो शरीर में जो कोशिका के बाद जो ऊतक तैयार होते हैं, नए नए ऊतकों का वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जिसका नाम देखिए यहाँ पे है पनीर। बहुत आप लोग पनीर खाते हैं, लेकिन हाँ ये वो सही शुद्ध पनीर दूध का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में आज जो चल रहा है फेटा हुआ यानी मिलावट वाले, वो पनीर नहीं है ना, वो तो आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? कैल्सिफेरॉल का तो मतलब समझ गए आप लोग विटामिन डी, लेकिन कोलीकैल्सिफेरॉल D2 को, D3 को, D4 को या D12 को किसको कहेंगे? तो ये कहेंगे D3 को। क्या कहेंगे? D3 को कहेंगे, इसीलिए आपका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ पे होगा खनिज, है ना? चलिए कोई बात नहीं। खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? कौन कौन? कैल्शियम बिल्कुल सही जवाब, कैल्शियम होनी चाहिए। लौह, आयरन ये भी होगा।
सोडियम, ये भी होगा, यानी 3 के तीनों होगा, इसलिए आपका आंसर आपका डी, इनमें से सभी सही होगा मेरे साथी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 की तरफ चलते हैं, और 36 आपका ये रहा। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? एमिनोसैलिसिलिक एसिड, रिफम्पिसिन, या स्ट्रेप्टोमाइसिन, या आइसोनियाजिड, क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा मेरे साथी, आपका ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, एमिनोसैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ये दोनों में काम करेगा, आपका यक्ष्मा और आपका कुष्ठ दोनों में काम कर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथी कि अमृत धरोहर योजना का संबंध है ना किससे है? आर्द्र भूमि से, वन्य अभ्यारण्य से, उद्यानों से, ऐतिहासिक स्थलों से। तो देखेंगे अमृत धरोहर योजना, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये है आपका आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे अधिक क्षेत्रफल आर्द्र भूमि का कहाँ है, तो आप बताएंगे ये गुजरात में है। याद रखेंगे कहाँ है? गुजरात में है ना। दूसरा में पश्चिम बंगाल आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैग्रोव में पहला कौन होगा? तो वो है पश्चिम बंगाल। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, मतलब कि जीवन स्तर वहां का क्या है, कैसे है, गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे है, ये सब कैसे दिखाई पड़ता है? निम्न में से कौन से कारक यानी फैक्टर हैं? राष्ट्रीय आय से, गरीबी के अनुपात से, बेरोजगारी के दर से, या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से? क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होगा। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से आपका जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। चलिए, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? रंगराजन समिति, विजय केलकर समिति, राघवन समिति, और कोई नहीं। ये इकोनॉमी से बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, है ना, याद रखना है। और देखिएगा अधिनियम है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, है ना, ये जो आपका मिला है इनके द्वारा किया गया है, राघवन समिति के द्वारा ये अधिनियमित किया गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में, है ना, मापन में एक समस्या है? क्या हो सकता है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, या असंगठित क्षेत्र? तो याद रखिएगा असंगठित क्षेत्र जो है यह गणना करने में, मापन करने में एक बहुत बड़ी समस्या, बाधा उत्पन्न करती है। यानी 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है ना? देखिए इसको ऑप्शन, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? चलिए देखना है ऑप्शन, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आय उपागम, मूल्य आवश्यकता उपागम। क्या हो सकता है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, क्षमता उपागम। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। बिहार में चंपारण कृषि कानून, ये तो सबको याद होगा। इसी तरह क्वेश्चन को मैं कहा करता हूं मेरे साथी, इजी है लेकिन बहुत बिजी है ना। किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए 1917, 18, 20 या 24। तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन आपका हल हो गया। नंबर ए नंबर ऑप्शन का आंसर 1917। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है।
जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, कौन होगा? चलिए मैं कुछ क्लू दिया हूं तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, अब्दुल कलाम आजाद, है ना, शिक्षा मंत्री भी रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कमियावटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित था भैया? तो आप बिहार से रहने वाले हैं तो इसको जरूर पकड़ लिए होंगे। पंजाब में, बंगाल में, बिहार एवं उड़ीसा में, बंगाल एवं पंजाब में। ध्यान रखिएगा, कमियावटी प्रथा प्रचलित था आपका बिहार के साथ साथ उड़ीसा में। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण पूर्वी समुद्री तट, दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया था? मुसुल्लीपट्टम में किया था जी, मुसुल्लीपट्टम में किया था 1608 में, 1611 में, 1618 में, 1620 में। आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 1611 में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रहा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तुर्क वाला याद रखेंगे, अरबियन भी कभी कभी पूछेगा, अरब का मुसलमान कौन था, तुर्की कौन था, अफगानी कौन था, वगैरह वगैरह। अल्पतगिन, महमूद गजनी, सुबुक्तगिन, मोहम्मद बिन कासिम, क्या होगा देखेंगे। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला अगर सिर्फ प्रथम मुसलमान पूछा जाएगा तो इसमें से कुछ और नाम हो सकता था, लेकिन उसमें लगाया प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, तो आपका ऑप्शन आपका सी नंबर आपका सुबुक्तगिन आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे प्रथम सिर्फ पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट रहता है, समझना पड़ता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? देखिएगा ये इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां देखना है राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बना था ये 1938 में बना था। कितना बना था? अगर ये क्वेश्चन याद रहेगा तो यहाँ अधिवेशन पकड़ाएगा कि नहीं? पकड़ा जाएगा। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ठीक है, मगर ये इतना याद है कि ये बना था 1938 में। इसके पहले अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। आप देखिए पकड़िए कि 1938 में कहा हुआ था? बंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, किस में हुआ था? देखिएगा पकड़ सकते हैं। तो कह रहा है इसमें इंपॉर्टेंट है वो लखनऊ वाला भी आता है जो 36 में हुआ था। कलकत्ता में तो 10 बार हुआ है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन कितने बार? 10 बार हुआ है, 86, 90, 96, है ना, और कितना कितना हुआ है? हाँ 86, 90, 96, 1, 6, 11, 17 इतने बार हुआ है ना। कलकत्ता में सबसे अधिक बार हुआ है, 10 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 86, 90, 96, है ना, 1, 6, 11, 17 इतने समय में हाँ 10 बार हुआ है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन कितने बार? 10 बार हुआ है। 86, 90, 96, 1, 6, 11, 17 ये सब जो देख रहे हैं ये सब कलकत्ता अधिवेशन हुआ। लेकिन यहाँ का अब कह रहा है राष्ट्रीय नियोजन समिति वो हुआ कब? मैं बताया 1938 में। अब पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ होगा? तो कलकत्ता अधिवेशन में तो नहीं हुआ होगा, लखनऊ 36 में नहीं हुआ है ना। तो याद रखिए 1938 में कौन हुआ है? तो हुआ है हरिपुर अधिवेशन। 36 में लखनऊ, 37 में फैजपुर, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरा, 40 में रामगढ़। ऐसे ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए मेरे साथी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? अब हमको जब याद रहेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति हुआ कितना में? 1938 में। तो 1938 में अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और 38 में कौन है? तो हरिपुरा अधिवेशन। चलो तो 47 नंबर का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए कांग्रेस के चैप्टर अगर देखेंगे तब पूरे तरह से आपको समझ में आएगा। ये पढ़ रहे हैं आप संभव एक्सप्रेस, जितना संभव हो सकता है आपको क्वेश्चन उसका आंसर देखते चलना है। देखिए कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। दक्षिण भारत में जितने भी है चेर, चोल, पांडे, विजयनगर, है ना, और आपका जितने भी साम्राज्य हैं, कृष्ण राय, देवराय, हरिहर प्रथम, बुक्का वगैरह वगैरह, सब वो शासक हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो मुस्लिमों को, ये सब शासक हिंदू शासक हैं, अब मुस्लिमों को अपनी सेना में जगह दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, इसको ध्यान देना है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये सब क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन आपका देवराय द्वितीय एक ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने अपने सैनिक सेवा में मुसलमानों को ऊंचे ऊंचे पोस्ट भी दिए थे। चलिए आपका ऑप्शन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बेजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो कोई 121 बार, 200 बार, 125 बार, 35 बार, 171 बार, 73 बार, इसी तरह के क्वेश्चन से यहाँ है, आपको याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट तो ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, ध्यान देंगे। तो गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। क्यों? उस जमाने में इससे ज्यादा पवित्र नदी वहां सरस्वती मानी जाती थी। याद रखेंगे, गंगा का पूछने वाला कितने बार, एक बार। अगर यही क्वेश्चन आप लोग घुमा दे कि यमुना नदी का कितने बार, तो यमुना नदी का कितने बार हो जाएगा, 3 बार। कितने बार, 3 बार। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका ये हुआ क्लियर। चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या कहता है आपका। और ये क्वेश्चन रहा 50 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, जो मैं प्रत्येक वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। इसका आंसर क्या होगा, सटीक आप आंसर लगाएंगे। पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही है। मिला जुला कर अगर देखा जाता है, पूछ रहा है नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह। फिर इसमें भी वही बात है, सन्यासी विद्रोह को यहाँ लाया है, फिर नील विद्रोह को यहाँ लाया है, अब पावना को पावना की जगह रखा है। फिर वही क्वेश्चन यहाँ है, सन्यासी को यहाँ लाया है, पावना को आगे किया है, नील को यहाँ किया है। मतलब इसमें भी आपका ऑप्शन सेम है। ईस्वी सन अगर आपको याद होगा कि इसमें से कौन 1773 से 63 से लेकर के 1800 तक हुआ। इसमें एक हुआ है आपका 1859 से 60 में हुआ है, और एक जो हुआ है 1873 में हुआ है। क्लियर, तीनों को मैंने ऑप्शन क्लियर कर दिया हूं, लेकिन कौन क्या कैसे होगा वो आपको अगर याद रहेगा तो ऑप्शन सही लग जाएगा। इसलिए 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने पढ़ दिया, क्वेश्चन में पढ़ दिया, आप इसको टिक आउट करेंगे सही आंसर को। चलिए तो मैं इसका वेट करूंगा। इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में मैं अब विदा लेता हूं, और आप बने रहें मेरे कॉम्पिटिटिव क्लब में। और सेशन आपका कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, इसको अपने दोस्तों के पास आप शेयर करते रहे मेरे दोस्त। चलिए तो आज तक इतना ही रहा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं फिर धांसू 50 क्वेश्चन के साथ में। चलिए तो आज तक इतना ही, धन्यवाद मेरे दोस्त, धन्यवाद।